हाँ तो बच्चों कैसे हो। कल हम सब ने डिस्कस किया था कि फिजिक्स क्या होती है और उसके बाद ये जो हमारा भौतिक विज्ञान है इस भौतिकी का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है ना। और उसके बाद भौतिकी का कार्य क्षेत्र और रोमांस क्या होता है, यहाँ तक कल हमने बेसिकली इतना स्टडी हमने कर लिया था। आज हम सबको पढ़ना है कि ये जो हमारी भौतिकी है इस भौतिकी का कार्य क्षेत्र कितना है। सॉरी भौतिकी कार्य क्षेत्र है, हम बोलेंगे प्रकृति के मूल बल। क्या पढ़ने वाले आज हम? प्रकृति के मूल बल। तो प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं? वैसे प्रकृति में बहुत सारे बल हैं, लेकिन कुछ को हम मुख्य मान लेते हैं। कि जैसे मैं कहूँ कि ये जो हमारी पृथ्वी है और ये जो सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान और सूर्य के द्रव्यमान के कारण एक बल लगता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के आकार की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो नाभिक होता है, नाभिक में होता क्या है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना। तो इनके बीच जो नाभिकीय बल लगता है, वैसे बेसिकली जो इनके बीच नाभिकीय बल लगता है वो बल केवल इनके द्रव्यमानों के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? द्रव्यमानों के कारण। क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, तो दो द्रव्यमानों के कारण बल लगता है ना। यानी दोनों द्रव्यमानों के कारण यहाँ पर भी बल लगता है, जिसके कारण ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिसे हम बेसिकली नाभिकीय बल कहते हैं। सही बात ही नहीं? तो इसी तरीके से सेम टू सेम प्रोसेस होता है कि देखो यहाँ पर बहुत छोटी चीज़ों में भी वही बल लग रहा है और बहुत बड़ी वस्तुओं में भी वही बल लग रहा है। नियम वही अप्लाई हो रहे हैं, बस यहाँ पर नाभिक जैसी बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं। नाभिक जैसी घटनाओं में भी इसका नियम लागू हो रहा है और बहुत बड़ी घटनाओं में भी नियम लागू हो रहा है ना। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे बल हैं जिन बलों का अध्ययन हम कर लें तो बहुत सारी चीज़ों या बहुत सारी घटनाओं या बहुत सारे जितने भी फिनोमेना हैं जो एक ही जैसी घटनाओं पर आधारित है उन सब का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो प्रकृति के जो मूल बल है, प्रकृति के निम्नलिखित 4 मूल बल हैं। प्रकृति के कितने मूल बल हैं? 4 मूल बल माने गए हैं और वो चारों मूल बलों का हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं कि भाई देखो प्रकृति के कितने मूल बल हैं। तो पहला बल क्या है? पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वैसे मैं चारों का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। दूसरा क्या है? दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा हमारा है नाभिकीय बल। तीसरा कौन सा बल है? नाभिकीय बल। और चौथा हमारा बल है दुर्बल बल। कौन सा बल है? दुर्बल बल। तो हमारे 4 मूल जो है, कुल मिलाकर मैं कहूँ प्रकृति के 4 मूल बल होते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है नाभिकीय बल और चौथा क्या है बच्चों? दुर्बल बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या, विद्युत चुंबकीय बल क्या, नाभिकीय बल क्या, दुर्बल बल क्या, थोड़ा सा शॉर्टली रूप से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमारा चैप्टर ही है एक, ठीक ना। फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का सबसे लास्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण ही है, जिसमें हम सब पूरे गुरुत्वाकर्षण के बारे में अच्छे से बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे, बहुत डीपली इसका अध्ययन करेंगे आखिरकार गुरुत्वाकर्षण होता क्या। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिरकार ये गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और दुर्बल बल क्या होते हैं, ठीक ना। तो पहला हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जानते हो, न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। अब न्यूटन ने देखा कि जैसे ये पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में 2 पिंड ले लें और जो भी पिंड हैं उनके द्रव्यमानों के बीच एक बल लगता है। 2 पिंडों के द्रव्यमानों के बीच क्या लगता है? बल लगता है, जिस बल को हम सब गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं?
गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो न्यूटन ने कहा भाई जैसे दो पिंड मैं ले लेता हूँ, एक पिंड ये है मेरा, एक पिंड ये है मेरा, मैं मान लेता हूँ ये एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे गए, एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, r मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक ना, और पर लेके चलेगा। तो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये पिंड A है और ये पिंड मैं मान लेता हूँ B है। इसका द्रव्यमान मैं m1 मान लेता हूँ, इसका द्रव्यमान मैं m2 मान लेता हूँ, है ना। तो इसका द्रव्यमान m1 हो गया, इसका द्रव्यमान m2 हो गया और ये एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे गए। अब न्यूटन ने कहा कि इनके बीच बल लगेगा, न्यूटन ने कहा कि इनके द्रव्यमानों के बीच एक बल लगेगा। वैसे बल एक नहीं होता है, ठीक ना, कभी कभी मतलब मैं कहूँ कि काफ़ी लोग इसमें गलती भी कर देते हैं। कहते हैं कि जैसे न्यूटन के नियम में कहते हैं कि दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच एक बल लगता है। भैया बल कभी एक हो ही नहीं सकता, फोर्स कैन नॉट बी एलन, बल कभी अकेला नहीं हो सकता है, बल हमेशा पेयर्स में रहता है, जोड़े के रूप में रहता है। मैं पढ़ाऊंगा इसको, तुम सब पढ़ोगे आगे, है कि अगर ये वाला पिंड इस वाले पिंड पर बल लगाता, ये वाला पिंड इस वाले पिंड पर भी बल आरोपित करेगा। कभी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर अगर बल लगाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर ही बल लगा रही, दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाती है ना, दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाती है, और पहली वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी। ये प्रकृति का नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम यही तो कहता है कि आप चाहे जो काम करो उसका विपरीत काम आप पर किया जाएगा। ये न्यूटन का तृतीय नियम है, ठीक ना, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो बल कभी अकेला नहीं हो सकता। आप कभी गलती से भी मत लिखना कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच एक बल लगता है, बल कभी अकेला नहीं होता है। एक बल यानी कि बल कभी अकेला नहीं होता। यहाँ पर एक लिखना अशुद्ध है, गलत है, इसको आप नहीं लिख सकते। अरे बात समझ में कि नहीं। तो न्यूटन ने कहा देखो भाई ये जो दो द्रव्यमान है, दो पिंड है, इन द्रव्यमानों के बीच बल लगेगा और यहाँ पर ये जो बल लगेगा इस बल का जो परिमाण होगा यानी जो F सफिक्स G होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे बल को रिप्रेजेंट करते हैं F से, और G को यानी G लग गया तो कहोगे इसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो कहोगे गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, वह गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है पहले पिंड के द्रव्यमान, और यही गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है दूसरे पिंड के द्रव्यमान के, ठीक ना। और इनके बीच की जो दूरी है, इनकी दूरी के वर्ग के क्या होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। न्यूटन ने इसको खोजा, अपना रूल दिया कि भाई देखो ये मेरा रूल है, F सफिक्स G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 के, F सफिक्स G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m2 के, और F सफिक्स G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। यानी कि इनके बीच की दूरी को मैं बढ़ा दूं, अगर इनके बीच की दूरी को आप बढ़ा दोगे तो बल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, बल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा। तो अगर मैं तीनों इक्वेशन को मिलाऊं, तीनों इक्वेशन को अगर मैं मिलाऊं तो आपका आएगा F सफिक्स G इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे आ जाएगा r² आ जाएगा, ठीक ना। तो F सफिक्स G प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मैंने G जोड़ा तो G फिर क्या आ जाएगा आपका m1 m2 बटे क्या आ जाएगा r² आ जाएगा, है ना। तो जहां G क्या है, जहां कैपिटल G एक नियतांक है जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन हाइपन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसकी खोज कैपिटल G के मान को किसने दिया था, इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी। किसने, कैवेंडिश ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है कि कैपिटल G के मान की खोज किसने की थी। तो कैपिटल G के खोज की यानी जो कैपिटल G है उसके मान की खोज किसने की थी भाई, कैवेंडिश ने की थी। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन हाइपन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। आई बात समझ में। तो मतलब दो पिंड है तो दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच इतना बल लगेगा। मैंने कहा ना बेटा अभी इसको हम बेसिक रूप से समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें क्या होती है। मैंने कहा कि ये हमारा
फिजिक्स का सबसे फर्स्ट पेपर का सबसे लास्ट चैप्टर, बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। बहुत लंबा चैप्टर, बड़े मज़ेदार चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, तो वहाँ पर इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक ना। तो आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण वाला स्क्रीनशॉट, जल्दी से वाला ताकि मैं इरेज करूँ। इसके बाद दूसरा हमारा बल है, दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल क्या है? वैसे विद्युत का अध्ययन बेसिकली हम सब क्लास 12 में करेंगे, वहाँ पर आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ कि ये जो द्रव्य है, किसी भी द्रव्य के अंदर दो गुण होता है, किसी भी द्रव्य के अंदर बेटा दो गुण होता है। एक होता है उसका द्रव्यमान और एक होता है उसका आवेश। किसी भी उसके अंदर दो गुण होता है, एक होता है उसका द्रव्यमान, दूसरा क्या होता है उसका आवेश होता है। जो क्लास 11 में अध्ययन करने वाले हैं वो रिलेटिव होगा मास के, यानी कि द्रव्यमान के रिलेटिव होगा, और जो क्लास 12 में हम अध्ययन करने वाले हैं वो रिलेटिव होगा चार्ज के, यानी कि आवेश के संबंध में होगा। अभी जो कुछ हम 11th में पढ़ेंगे वो सब केवल द्रव्यमान के ही बारे में पढ़ेंगे, द्रव्यमान की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन आवेश मैंने बताया ना कि ये जो बल है, आवेश क्या, तुम सब क्लास 10th में पढ़कर आए होगे कि जैसे एक आवेश है तो वो दूसरे आवेशित वस्तु को या तो अपनी ओर खींचता है या तो दूर भगाता है। ध्यान से, द्रव्यमान तो एक ही प्रकार के होते हैं, यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच एक ही प्रकार का बल लगता है जो हमेशा आकर्षण बल होता है। लेकिन मैं कहूँ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो विद्युत चुंबकीय बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल दो प्रकार के होते हैं, एक या तो आकर्षण होगा, एक या तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक ना। वैसे गुरुत्वाकर्षण बल, और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और जो आपका विद्युत बल होता है, विद्युत बल, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि जो विद्युत बल होता है ये प्रतिकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है केवल और केवल आकर्षण बल है। कौन सा बल है? आकर्षण बल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में क्या अंतर है, तो बताना विद्युत बल आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार के होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल ही होता है। जैसे मैं कहूँ कि एक प्रोटॉन में ले लूँ, एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ, एक प्रोटॉन ले लूँ, मैं एक क्या ले लूँ? इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁷ किलोग्राम होता है, इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो इनके द्रव्यमानों के कारण इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और इस पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो इनके भी बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और वो कौन सा बल होगा? वैद्युत बल भी इसमें आकर्षण बल होगा और गुरुत्वाकर्षण बल भी इसमें आकर्षण बल होगा, है ना। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो आकर्षण बल होगा इस वाले मेथड में, यानी किस वाले पॉइंट में, और जो वैद्युत बल होगा वो भी आकर्षण बल होगा। अब थोड़ा सा बात समझते हो, दोनों में डिफरेंस कैसे समझते हैं? दोनों में डिफरेंस समझने बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान देना। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, उनके पल्ले नहीं पड़ता है ना। तो देखो, जैसे मैंने लिखा है प्रोटॉन, लिखा है प्रोटॉन लिया, दो प्रोटॉन मैंने ले लिया, कहोगे सर प्रोटॉन का आवेश 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, और इसका भी आवेश होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। इसका मतलब जो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो बल केवल और केवल क्या होगा? आकर्षण होगा। वो बल क्या होगा? केवल और केवल आकर्षण होगा। लेकिन जो इनके बीच विद्युत बल लगेगा वो बल क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। वो बल क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो विद्युत बल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि विद्युत बल को पहचानते हैं हम केवल और केवल किससे हैं? प्रतिकर्षण से हैं। विद्युत बल को कभी भी तुम आकर्षण से पहचान नहीं सकते। आई बात सुनने, यानी कि आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो ये डायरेक्टली नहीं कर सकते कि उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो वैद्युत बल ही है। अरे भाई है वैद्युत बल, लेकिन वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है,
अगर मैं कहूँ जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो दोनों द्रव्यमानों के बीच लगता है और हमेशा आकर्षण बल होता है, लेकिन जो वैद्युत बल लगता है वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो आकर्षण बल वैद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में दोनों कॉमन है, लेकिन प्रतिकर्षण केवल और केवल वैद्युत बल में होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में नहीं होता है। तो वैद्युत बल की पहचान ही होती है प्रतिकर्षण से की जाती है। वैद्युत बल की पहचान किस बल से की जाती है? प्रतिकर्षण बल से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है ना, इसको दिमाग में बैठा लेना, तुम सब 12th में काम देगा, ये सवाल लगाएंगे इस पर। तो देखो ये विद्युत बल क्या है, मैंने कहा कि अगर दो प्रकार के आवेश है, वैसे आवेश बेटा दो प्रकार के होते हैं, आगे चलोगे तो आपको बताया जाएगा, पढ़ाऊंगा मैं 12th में चलोगे तो। यहाँ पर एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है? ऋण आवेश। मतलब आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो अगर एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव है तो प्रयोगों के द्वारा देखा गया कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो इनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। इनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। अगर एक निगेटिव है तब पर भी इनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तब पर भी कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो विद्युत चुंबकीय बल क्या? विद्युत चुंबकीय बल क्या है भाई? चुंबक भी एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसे आवेश दो प्रकार के होते हैं, वैसे चुंबक भी दो प्रकार, वैसे चुंबक दो प्रकार के नहीं होते। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं जिसके कारण उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें, जैसे चुंबक हो गया, आवेश हो गया, इन सब का बेसिक अध्ययन हम 12th फिजिक्स में करने वाले हैं। 11th में मैंने बताया केवल द्रव्यमान के बारे में करने वाले हैं ना। तो देखो विद्युत चुंबकीय बल, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि भाई दो आवेश मैं Q1 और Q2 ले लूं और इन दोनों को मैं r मीटर की दूरी पर रख दूं। इन दोनों को मैं क्या करूं? r मीटर की दूरी पर रख दूं। तो कूलाम ने बताया कि इनके बीच बल लगेगा और ये बल होगा क्या? ये बल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इनके बीच लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो Q1 के समानुपाती होगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये Q2 के समानुपाती होगा और जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि दूरी को बढ़ाओगे तो आवेशों के बीच बल कम हो जाएगा, दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे तो आवेशों के बीच बल घट जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसे फर्स्ट मान लूँ, इसे सेकंड मान लूँ, इसे थर्ड मान लूँ, तो मैं कहूँ कि ये तीनों इक्वेशन को अगर मैं एक बार में लिखना चाहूँ तो F सफिक्स C यानी Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा, या F सफिक्स C बराबर प्रपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। और हर एक बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये कौन सा बल है भाई? ये विद्युत बल के लिए कूलाम का सूत्र है। जैसे दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने अपना फार्मूला दिया था, तो कूलाम ने भी कहा कि भाई देखो दो आवेश है, ये भी बस ये रीजन क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कहीं पर एक्सपेरिमेंट करो तब पर भी कैपिटल जी का मान वही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल के ये परिवर्तित होगा। कैपिटल के क्या हो जाएगा? ये परिवर्तित होगा, मतलब माध्यम बदलने से के का मान क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है ना। अब इसके बाद हम सब पढ़ने वाले हैं, स्क्रीनशॉट मारो इसको, तो इसके बाद जल्दी से आगे काम किया जाए। इसके बाद हमारा है नाभिकीय बल। क्या है भाई? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है? देख लो, तीसरा हमारा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होगा? तुम सब पढ़े हो। अब 10th तक तो आपको इतना पढ़ाया जाता है, चाहे जो भी वस्तुएं हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और जो कण होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, और जो परमाणु होते हैं वो 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं ना। जो परमाणु होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसका केंद्र होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और होता है प्रोटॉन, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अपनी कक्षा में क्या करते हैं? ऐसे चक्कर लगाते हैं, टालते रहते हैं, ठीक ना। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर भाई माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर भाई प्लस आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। न्यूट्रॉन को विद्युत उदासीन तुम नहीं कह सकते हो, न्यूट्रॉन को विद्युत उदासीन नहीं कहा जा सकता है। कोई कोई कह देते हैं न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है,
विद्युत उदासीन का मतलब समझते हो? विद्युत उदासीन का मतलब होता है कि उस वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, तब उसे हम विद्युत उदासीन कहते हैं। और अगर हम किसी वस्तु को उदासीन कह रहे हैं तो इसका मतलब ना तो उसमें प्रोटॉन है ना तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? तो न्यूट्रॉन में ना तो प्रोटॉन होता है ना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं कहूँगा कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन कण होता है। ये विद्युत उदासीन कण नहीं, ऐसे केवल और केवल हम संबोधित करते हैं उदासीन, ठीक ना। न्यूट्रल पार्टिकल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक। तो ये उदासीन कण होता है। इसमें होता क्या भाई, इसमें ये होता है कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। क्या कहते हैं इसे हम, नाभिकीय बल कहते हैं। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल है। ये प्रकृति में पाया जाने वाला क्या है, सबसे प्रबल बल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो आप बताओगे सर नाभिकीय बल। कौन सा बल, नाभिकीय बल, ठीक ना। तो नाभिकीय बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल है। और अगर आपसे कहे सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है। जहां पर तुम बैठे हो तुम्हारे आसपास देखो बहुत सारी वस्तुएं हैं, क्या तुमको खींच ले रही हैं, तो अगर सब नहीं खींच पा रही हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल इतना एक्टिव नहीं है। वैसे वो 10⁻39 के लगभग करीब होता है अपने यहाँ, यानी कि पृथ्वी के लिए दो वस्तुओं के बीच में। डिस्टेंस बढ़ने के साथ वो आपका डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका इंक्रीमेंट कर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे हम यहाँ पर खड़े, ये बोर्ड है, हमारे और बोर्ड के बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि इसका भी द्रव्यमान है, मेरा भी कुछ द्रव्यमान है, तो इसके बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। बट रीजन ये है कि यहाँ पर ये बल इतना कम है कि हमको एहसास नहीं होता है। वो क्या होता है, हमको एहसास नहीं होता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन सा बल है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल है। और सबसे प्रबल बल कौन सा है, नाभिकीय बल है, ठीक ना। तो नाभिकीय बल किसे कहेंगे, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद हमारा है दुर्बल बल। इसके बाद क्या है हमारा, दुर्बल बल। देखो दुर्बल बल क्या होता है, चौथा बल है दुर्बल बल। दुर्बल बल किसे कहते हैं, जैसे कोई प्रोटॉन है, जब किसी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, मतलब जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है तो उसके बीच जो बल लगता है उस बल को हम बोलते हैं दुर्बल बल। यानी जब प्रोटॉन से कोई न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है तो उसके बीच जो भी बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, उस बल को हम बोलते हैं दुर्बल बल कहते हैं, ठीक ना। तो इतना प्रकृति में पाया जाने वाला 4 मूल बल थे। कॉन्सेप्चुअली इसको हमने बढ़िया से अध्ययन कर लिया। तो मैंने कहा कि इसका 1 बाय 1 करके हम डिटेल से चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण है और सारी चीज़ें हैं। तो आपका पहला चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ है नहीं। मैंने बताया ना कि अगर आपको नियम सिद्धांत बनाने हैं तो नियम सिद्धांत के लिए आपको 2-4 चीज़ें रहनी चाहिए। सबसे पहले आप प्रेक्षण करते हो। क्या करते हो आप, प्रेक्षण करते हो। प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण किया जाता है। जैसे न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिरा, अब उन्होंने और भी चीज़ों के बारे में प्रेक्षण किया, क्या सभी वस्तुएं नीचे गिर रही हैं। अगर कोई घटना हो रही है तो देखो क्या वो घटना और भी किसी तरीके से हो रही है, तो ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला होता है नियम या सिद्धांत देने के लिए आप प्रेक्षण करो, यानी कि प्रेक्षण लिया जाता है कि आखिरकार कहाँ कहाँ ये सारी घटनाएं हो रही है। दूसरा होता है आपका डाटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, ठीक ना। डेटा कलेक्ट करना यानी कि आंकड़े निकालना। आंकड़े हम निकालते हैं यानी काउंट करते हैं, जोड़ते हैं कि आखिरकार कौन कौन से नियम है, या उसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। उसके बाद तीसरा होता है उसको मैथमेटिकली रूल्स में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, गणितीय रूप में उसको आप निगमित करो। आइंस्टीन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर इस प्रकृति के बारे में तुमको कुछ भी पता है, अगर इस प्रकृति के बारे में तुमको कुछ भी पता है तो समझ लो, अगर उस अपने ज्ञान को तुम अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में यूज नहीं कर पा रहे हो, मैथमेटिक्स के पद में व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा ज्ञान क्या है, तुच्छ माना जाएगा, यानी तुम्हारा ज्ञान बहुत छोटा है। अरे बात समझना। तो इसके बाद हम सब प्रेक्षण लेते हैं।
डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको मैथमेटिकल रूल्स में यानी कि गणितीय रूप में उसको हम परिवर्तित करते हैं, गणितीय रूप में उसको लिखते हैं, ठीक ना। ये कुछ रूल होते हैं नियम सिद्धांत बनाने के लिए। इस नियम सिद्धांत के लिए जरूरी नहीं है, नियम सिद्धांत कल्पनाओं से भी बन जाते हैं। नियम सिद्धांत क्या हो जाते हैं, कल्पनाओं से भी बन जाते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था ना कि हाइगेंस आए, हाइगेंस ने कपोर कल्पना कर दी ईथर नाम की, जबकि ईथर नाम की कोई चीज़ हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बट एक कपोर कल्पना थी, बस वो नियम और सिद्धांत बनाने के लिए, यानी कल्पनाओं का भी होना जरूरी है। कि मैंने बताया था ना कल के वीडियो में, मैंने बताया था कि आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके आधे नियम सिद्धांत तो कल्पना में जन्म लेते थे, ठीक ना। कल्पना करते हाँ यार ऐसे हो रहा है, जब उसको साइंटिस्ट लोग प्रैक्टिकली उसको प्रूव करते, थ्योरेटिकली प्रूव करते, तो कहते हाँ यार सचमुच ऐसा ही हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो कुछ नियम सिद्धांत बनाने के आपके रूल हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर बेटा खत्म हो गया। इसके बाद हम कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मापन तथा मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेगा, वो एक ऐसा चैप्टर मापन और मात्रक जो आपको फिजिक्स बेसिकली सिखाता है कि रियल में फिजिक्स होती कहाँ से। क्योंकि कल मैं भौतिक विज्ञान की एक अलग डिफिनेशन बताने वाला हूँ, जहाँ से तुम सब काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ें सीखोगे, ठीक ना। तब तक बेटा गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, तब तक बढ़िया से मेहनत करो, गुड बाय, टाटा।